टुन्नू चिड़ा एक शहरी जंगल में नूडल्स का ठेला लगाता था, लेकिन उसका काम वहाँ चल नहीं रहा था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक दिन वो सोचता है, आजकल शहरी जंगल में नूडल्स बेचने के इतने ठेले हो गए हैं कि कोई मेरे पास नहीं आता। मेरा काम बहुत ही मंदा चल रहा है। लगता है वापस अपने जंगल में ही जाना पड़ेगा। गांव में कैसे अपना गुजारा होगा? रानू भी परेशान होगी। मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानू चिड़िया के साथ अपने जंगल वापस आ जाता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, क्यों जी, अब हम अपने जंगल में वापस आ गए हैं, मगर अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ? आपने ये सोचा है भी या नहीं? अरे रानू चिड़िया, हमें तो एक ही काम आता है, नूडल्स बनाना। वही काम शुरू कर लेता हूँ। वैसे भी यहाँ कोई नूडल्स बनाने की दुकान या ठेला तो है नहीं, तो सब मेरे पास ही आएंगे नूडल्स खाने। एक कोशिश यहाँ भी कर लेता हूँ। क्या पता ऊपर वाला चाहेगा तो बरकत देगा। तुम परेशान मत हो रानू, न हो ना, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लूंगा। एक टाइम पेट भरने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। हाँ टुन्नू जी, आप गांव में ही एक नूडल्स का ठेला लगा लो। हमें निराश नहीं होना चाहिए। आप कल ही से काम शुरू कर दो। वो नदी किनारे एक पेड़ है ना, वहाँ ठंडी ठंडी हवा भी रहती है और शाम को पक्षी भी पानी पीने वहाँ आते हैं। तो आप वहाँ ठेला लगाएंगे तो पक्षी जरूर आपके पास नूडल्स खाने भी आएंगे। ये बात तुमने सही कही रानू, तुम्हारा जवाब नहीं। चलो अब सो जाते हैं, कल से काम भी तो शुरू करना है। टुन्नू चिड़ा ने अगले दिन नदी किनारे नूडल्स का ठेला लगा लिया। कुछ पक्षी उसके ठेले पर आते तो थे, मगर खरीदते कुछ भी नहीं थे। अजी ठेला लगाए तो 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी पक्षी नूडल्स खाने नहीं आया। सब तो बस करना ही पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी मुझे, जो तुम्हें पता है मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। तभी टुन्नू चिड़ा सलाह लेने के लिए अपने दोस्त कालू कौवा के पास जाता है और उससे सलाह लेकर वापस अपने घर आता है। तब उसकी पत्नी रानू उससे पूछती है, तो टुन्नू जी फिर क्या सोचा है आपने? क्या करना है आगे? रानू चिड़िया, मैंने अपने बचपन के दोस्त कालू कौवे से पूछा था। वो कह रहा था कि यहाँ जंगल के पक्षियों को पता ही नहीं कि नूडल्स होते क्या है, इसलिए वो सभी नूडल्स खाने नहीं आ रहे हैं हमारे ठेले पर। और गांव के पक्षी हैं, बिना सोचे समझे पैसे नहीं खर्च करते। तो टुन्नू जी अब क्या करें? इन्हें कैसे नूडल्स बेचे? आपके पास कोई उपाय है या नहीं? रानू, परसों इस जंगल में मेरे दोस्त कालू कौवे की शादी है। मैंने सोचा है उसकी शादी में सभी पक्षियों को मुफ्त में नूडल्स खिला दूंगा। इससे उनको नूडल्स का स्वाद भी पता चल जाएगा। फिर हो सकता है हमारा काम भी बन जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है टुन्नू जी। आप एक दिन जरूर बड़े व्यापारी बनेंगे। फिर टुन्नू ने ऐसा ही किया। कालू कौवे की शादी में सबको नूडल्स मुफ्त में नूडल्स खिलाए। जंगल के सभी पक्षियों को नूडल्स का स्वाद भी बहुत अच्छा लगा। ये तो स्वाद में बहुत अच्छा है मिट्टू, इसका क्या नाम है? टुन्नू ये सब सुनकर झट से बोलता है, बेटा इसे नूडल्स बोलते हैं। ये बस 2 मिनट में बन जाती है। इसका स्वाद चटपटा और स्वादिष्ट होता है। इस तरह रात हो जाती है और दिन भी हो जाता है। टुन्नू चिड़ा बड़ी उम्मीद से अपना ठेला लेकर जाता है। सुनिए जी, ऐसे उदास होकर ना जाए। देखना आज ठेले पर बहुत पक्षी आने वाले हैं। कल आपका फ्री में नूडल्स खिलाना सफल हो गया है। मैंने कई पक्षियों को आपके नूडल्स के बारे में बात करते सुना था। आप आज शाम को आते वक्त ये पोस्टर पेड़ पर चिपकाते आना। मैंने इंसानों को ये सब करते देखा है। वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसे ही पोस्टर दीवारों और पेड़ों पर लगाते हैं। हमें भी इसका फायदा होगा। टुन्नू चिड़ा वो पोस्टर और ठेला लेकर चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो नदी किनारे पहुंच जाता है। नूडल्स, गर्मा गर्म नूडल्स ले लो। स्वाद में चटपटे गर्मा गर्म नूडल्स ले लो। टुन्नू चिड़ा की आवाज सुनकर वहाँ कुछ पक्षी नूडल्स खाने के लिए ठेले के पास आने लगे। कुछ ही देर में टुन्नू के सारे नूडल्स खत्म हो जाते हैं। ये सब देखकर टुन्नू चिड़ा बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी। चलो अब घर जाता हूँ। अरे हाँ, वो पोस्टर मुझे चिपकाने भी है। चलो अब जल्दी चलता हूँ और रानू को ये खुशखबरी देता हूँ। टुन्नू घर जाते वक्त सारे पोस्टर पेड़ों पर चिपका देता है और घर जाकर रानू को सारी बात बताता है। टुन्नू जी, मैं ना कहती थी, एक बार सब खाएंगे तो हमेशा तुम्हारे पास ही आएंगे। अब कल देखना उन पोस्टर का कमाल। अब तुम पूरे गांव में फेमस हो जाओगे, हाँ नहीं तो। इस तरह टुन्नू चिड़ा का काम चल पड़ा। कुछ ही दिनों में टुन्नू के ठेले पर भीड़ लगनी चालू हो गई और अच्छी आमदनी भी होने लगी।
अरे टुन्नू भैया, हमें तो पता ही नहीं था कि चाउमीन होती क्या है। और आज तुमने क्या चाउमीन खिलाई है भाई साहब, मजा ही आ गया खाकर। वाह भाई वाह। मिलिए उस इंडिया से जो जरूरत नहीं, ख्वाहिशों के पीछे दौड़ता है। भाई टुन्नू, तुम तो बहुत बड़े कारीगर हो, बड़ी ही टेस्टी आइटम बनाई है भाई। यह सब देखकर टुन्नू चिड़ा का लालच बढ़ने लगा। उसे अपने हाथ के बनाए हुए नूडल्स पर घमंड हो गया और उसने नूडल्स के दाम दुगने कर दिए। और जैसे ही उसने दाम बढ़ाए, फिर पक्षियों ने उसके ठेले पर आना ही बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में उसका सारा काम ठप हो गया। टुन्नू जी, यह अचानक क्या हो गया जी? कोई भी नूडल्स खाने नहीं आता। तभी कालू कौवा वहाँ आता है और रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। टुन्नू भाई, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, सुंदरवन जंगल है, कोई शहरी जंगल नहीं। यहाँ के पक्षी सोच समझकर पैसे खर्च करते हैं। अगर तुमने दाम कम नहीं किए तो वो नूडल्स खाने नहीं आएंगे। क्या जी, आपने लालच क्यों किया और आपने मुझे भी नहीं बताया? हाँ रानो, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। टुन्नू चिड़ा का घमंड टूट चुका था, इसलिए उसने दाम कम कर दिए और सभी पक्षियों से अच्छे से बात भी करने लगा। और धीरे धीरे उसका काम फिर से चल निकला और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। साथ ही वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कालू कौवा और गोरी कौवी दाना लेने निकले हुए थे। यूं ही उन्हें रात हो जाती है। रात के अंधेरे में कौवा और कौवी रास्ता भूल जाते हैं और उड़ते उड़ते गलत दिशा में चले जाते हैं। कालू कालू, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं उड़ा जाता, कहीं थोड़ा रुककर आराम करते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। ये पौधे हमारे जंगल के तो नहीं है, ये हम कहाँ आ गए हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम गलत दिशा में उड़ रहे हैं, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब रात इसी पेड़ पर गुजारते हैं, जब सुबह होगी फिर देखेंगे क्या करना है। कौवा तो पेड़ पर ही बैठा बैठा अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सो जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। और जाओ, अब क्या बारिश में ही सोते रहोगे? बारिश को भी आज ही आना था, एक तो सारी मुश्किलें एक साथ ही आ जाती हैं। गुड़िया बेटी, खिड़की के पास से उठ जाओ और खिड़की बंद कर दो, बारिश का पानी अंदर आ रहा है। मम्मा, थोड़ी देर बैठ लेने दो, बारिश मुझे पसंद है, आपको पता तो है। रानो चिड़िया की बेटी खिड़की के पास बैठी लालटेन पास रखकर अपनी किताब पढ़ रही थी। कालू कालू, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग गई है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। मुझसे ऐसी बारिश में रात नहीं कटेगी। अब हमें किसी से आसरा लेना ही होगा। कोई ना कोई पक्षी तो हमें अपने घर में रख ही लेगा। कौवा और कौवी उड़ते हैं। एक घर से उन्हें रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वो दोनों उस घर की तरफ जाते हैं। कालू कौवा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मम्मा, मैं देखती हूँ। गुड़िया दरवाजा खोलती है। आप कौन हैं और इतनी बारिश में हमारे घर क्यों आए हैं? बेटी, कोई बड़ा है क्या घर में? पहले बताइए आप कौन हैं, नहीं तो मैं दरवाजा बंद करने जा रही हूँ। ना बेटी, दरवाजा बंद न करना, हम बहुत मुश्किल में हैं। आज की रात आप हमें अपने घर में आश्रय दे दें, तेज बारिश में हम मर जाएंगे। मगर हम तो आपको नहीं जानते, आप अजनबी हैं। हमारे लिए आप। आवाज सुनकर रानो चिड़िया भी बाहर आ जाती है। आप कहाँ से आए हैं? हम साथ वाले जंगल से आए हैं। साथ वाले जंगल? वहाँ तो मेरी माँ रहती है। आइए, आप अंदर आ जाइए। हम घर से निकले ही थे कि रास्ता भूल गए और यहाँ आ गए। हम सुबह रोशनी होने पर अपने घर चले जाएंगे। वहाँ मीनू मौसी है ना, उसके घर के पास ही मेरी माँ रहती है। अरे, हमारा घर तो पहाड़ों के पास है, जहाँ शिकारी चील रहते हैं। अच्छा है बेचारी, अब तो वो मांस भी नहीं खाती। मेरी तो पक्की सहेली है। चील शाम का डिनर हम दोनों एक साथ ही करते हैं। किसी अजनबी को घर में ना रखो, किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। गुड़िया ऐसे अपनी किताब से सब याद करके सबक ले रही थी। किसी अजनबी को घर में मत रखो। रानो चिड़िया, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? मैं तो अपनी किताब पढ़ रही हूँ मम्मा।
मेरी बेटी ऐसी ही है जो किताबों में पढ़ती है उसे ही सच मानती है। इसे पता नहीं कुछ रिश्ते बनाए जाते हैं एहसास के और प्यार के। यह ले आप दाना खाइए। कालू कौवा और गौरी कौवी भूखे थे। वो दाना खाते हैं। रानो चिड़िया उन्हें नरम नरम घोंसले देती है और वो दोनों कौवे सो जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा भी सो जाती हैं। बादल की गरज चमक से पूरा जंगल हिल जाता है। आय हाय, मैं तो मर गई। ये क्या हो गया? अरे सो जाओ कौवी बहन सो जाओ। बादल की गरज थी। ऐसे सुबह हो जाती है। फिर बारिश भी थम चुकी थी। नदी नाले पानी से भर चुके थे। फूल और पेड़ पौधे बारिश से पानी में नहाकर साफ सुथरे हो चुके थे। कालू और कौवी ने भी नाश्ता कर लिया था। अभी थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ा और आराम कर ले। अच्छा रुक जाते हैं। मैं तो पहले ही थक गई हूँ। कालू जी, चिड़िया का दिल मत तोड़ो, हम शाम को चले जाएंगे। इधर गुड़िया बेटी कहती है, अच्छा ठीक है, जब शाम आ जाए, शाम के बाद रात आ जाएगी और रात में अंधेरा हो जाएगा। आप फिर से रास्ता भूल जाएंगे मम्मा। आप इन्हें क्यों रोक रहे हो? मैंने तो बेटी ऐसे ही बात की थी। इधर कौवा और कौवी तो पक्के हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं। रानो चिड़िया तो अपना दाना लेने जाती है। गुड़िया बेटी चलो हम दाना ले आए। ये कौवे तो सो रहे हैं, इन्हें भी दोपहर का दाना देना होगा। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद गौरी कौवी उठ जाती है। कालू उठो, देखो चिड़िया घर में नहीं है। चलो थोड़ा जंगल घूम कर आते हैं। कौवा और कौवी जंगल घूमने चले जाते हैं। अमरूद के पेड़ की ठंडी छाव में पत्तों के नीचे तोते का घोंसला था। तोते के घोंसले में 2 लाल रंग के छोटे छोटे अंडे थे, जिन्हें देखकर कौवा और कौवी तो वहां बैठ जाते हैं। कालू, यह जंगल ना हमारा है और ना ये अंडे। आज तो मेरा अंडे पीने का बहुत दिल कर रहा है। यहाँ कौन सा हम पकड़े जाएंगे। जल्दी से एक अंडा पीते हैं और रानो के घर जाकर फिर से सो जाते हैं। कौवा और कौवी तोते के दोनों अंडे तोड़कर पी लेते हैं और वापस रानो के घर जाके सो जाते हैं। दोपहर के बाद रानो घर पर वापस आती है। आप यह दाना खाइए और फिर से अपना सफर शुरू करें। अगर अंधेरा हो गया तो आप फिर से मुश्किल में पड़ जाएंगे। रानो बहन, मैंने सोचा है कि हम आज की रात भी यहीं रुक जाते हैं। मेरे पंख में बड़ा दर्द हो रहा है, कल तक वह ठीक भी हो जाएगा। इधर गुड़िया घुर घुर के कौवे की तरफ देख रही थी, मगर गौरी कौवी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। हम आटा खाते हैं। हम पहले नदी से पानी पी आए, फिर आकर हम दाना खाएंगे। कौवा और कौवी घर से निकलते हैं। ये कौवे तो यहाँ के नहीं है। ये इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हो सकता है मेरे अंडे इन्होंने ही लिए हो। तोता उनका पीछा करने लगता है। कौवे उड़ते उड़ते सीधे बुलबुल के घोंसले में जाते हैं। कालू, यह वाला अंडा बहुत छोटा है, ये मैं पी लेती हूँ और तुम कोई दूसरा देखकर पी लेना। गौरी कौवी वो अंडा तोड़ती है और उसे पी लेती है। चोर अंडा चोर, मैंने पकड़ लिया अंडा चोर। तोता शोर मचाता है। तभी बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। मिट्ठू जल्दी सबको बुलाओ। हर तरफ शोर मच जाता है और चारों तरफ से पक्षी आने लगते हैं। कालू, ये क्या हुआ? हम तो पकड़े गए, अब तो भाग भी नहीं सकते। मम्मा, यह शोर कैसा है? कोई चोर बोल रहा है। रानो चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ शोर की तरफ जाती है। मारो इन्हें। कबूतर तोता कौवे को मारने लगता है। तुम दोनों ऐसे भी कर सकते हो। एहसान फरामोश कौवे हमारे जंगल में आकर मेरे ही घर में दाना खाकर और हमारे ही अंडे पी रहे हो। मुझे तो यह काली कौवी शक्ल से ही बुरी लगती थी। गुड़िया, रानो मुझे बचा लो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी। फिर सारे पक्षी मार मार कर कौवे के पंख तोड़कर उन्हें नदी के बहते हुए पानी में फेंक देते हैं। मम्मा, मेरी किताब में सच ही लिखा था कि किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। आओ पक्षियों, चूड़ी ले लो।
दूर एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपने एक छोटे से बेटे के साथ रहती थी जिसका नाम कुकू था। उसके पति की मौत एक हादसे में हो गई थी, तब से वो ही अकेले अपने बच्चे को पाल रही थी। एक दिन बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। उसमें रानो चिड़िया और बहुत से पक्षियों के घोंसले मजबूत ना होने के कारण टूट गए और वो सब पक्षी बेघर हो गए और थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश भी होने लगी। इस वजह से बाढ़ भी थोड़ी देर में आ ही गई। सभी पक्षी ये भयंकर मंजर देखकर वहाँ से भागने लगे। रानो चिड़िया भी अपने बेटे कुकू चिड़ा के साथ पास ही के दूसरे जंगल पहुँची जहाँ बारिश बहुत कम हो रही थी। रानो चिड़िया को देखकर उस जंगल का सरपंच कालू कौवा आया और उससे बोला, अरे ओ चिड़िया, तुम हमारे जंगल में क्यों आई हो? तुम्हें पता नहीं ऐसे कोई भी पक्षी मुंह उठाकर यहाँ नहीं आ सकता। सरपंच कालू कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया उससे कहती है, सरपंच जी, आप नहीं जानते कि हमारे जंगल में तेज हवा और बारिश के कारण घर टूट गए हैं और सभी पक्षी बेघर हो गए हैं और धीरे धीरे बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे और मेरे बेटे को अपने जंगल में ही रहने दीजिए। हम पर रहम करिए मालिक। रानो चिड़िया की सब बातें सुनकर सरपंच कालू कौवा गुस्से में उसे बोलता है, ए चिड़िया, तू जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी तो मैं तुमको जंगल में कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतनी गरीब चिड़िया हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगी इस जंगल में। सरपंच जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम बस समय काटने आए हैं, यहाँ पर हम चोरी क्यों करेंगे? मालिक, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम ऐसे पक्षी नहीं हैं। ए चिड़िया, ज्यादा सियानी मत बन और अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जा। मुझे तेरी एक भी बकवास नहीं सुननी। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। रानो चिड़िया सरपंच के आगे खूब रोई, खूब गिड़गिड़ाती है, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और रानो चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल देता। कुकू चिड़ा अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब हम क्या करेंगे? ये एक आखिरी रास्ता था, मगर सरपंच जी हमें जंगल में घुसने ही नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएंगे? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस रास्ते पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, बारिश में यहाँ पानी आ जाता है और पानी नहीं भी आया तो सरपंच हमें यहाँ रहने नहीं देगा। हमें इनकी नजरों से दूर जंगल में जाना होगा। ये कहकर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर जंगल में चली जाती है। माँ, जंगल में बहुत से फलों के पेड़ हैं, आम के और बाकी फलों के भी पेड़ हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ तो बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ माँ कि अच्छा हुआ वहाँ पर बाढ़ आ गई और दूसरे जंगल से हमें सरपंच ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना ही ठंडी अच्छी हवा। बाढ़ अच्छे के लिए आई हमारे लिए। माँ बेटा, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है और हम जंगल में ऐसे नहीं रह सकते हैं और उसके लिए हमें एक घर बनाना होगा, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम घर कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से अपना घर बनाएंगे। हाँ माँ, पेड़ से लकड़ी काट कर अभी लाता हूँ। नहीं बेटा, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही तो सांस लेते हैं और खाते पीते हैं, इसलिए हमें पेड़ों का काटना नहीं चाहिए। वो सामने देखो, सूखी लकड़ियाँ पड़ी है, हम उनसे अपना घर बनाएंगे। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद वो काफी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। तभी रानो चिड़िया को नदी के तरफ से किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। अरे कुकू बेटा, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो। ये कहकर रानो अपने बेटे के साथ नदी किनारे पर जाती है और वहाँ पर एक बूढ़े गिद्ध को बेहोश देखती है। रानो चिड़िया उस बूढ़े गिद्ध को पानी पिलाती है, तभी उसे होश आ जाता है। क्या हुआ बाबा आपको? आप इतने जख्मी कैसे हो गए? बेटा, मैं बाढ़ के पानी में बहता हुआ यहाँ आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। पर बेटा, तुम इस जंगल में अपने बेटे के साथ अकेली क्या कर रही हो? ये बात सुनकर रानो चिड़िया अपनी सारी परेशानी उस बूढ़े गिद्ध को बताती है।
अच्छा तो ये बात है। चिड़िया तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं जादुई गिद्ध हूँ। मैं अभी तुम्हें रहने के लिए एक जादुई चूड़ी का घर भी दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम गरीब पक्षियों का भी भला कर पाओगी। और उस चूड़ी के घर में बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी होंगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर का गुजारा अच्छे से कर पाओगी। ये कहकर वो बूढ़ा गिद्ध अपने जादू से वहाँ पर एक विशाल चूड़ी का घर प्रकट कर देता है, जिसे देखकर रानू चिड़िया और उसका बेटा कुकू बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ रंग बिरंगी चूड़ी का जादुई घर बना हुआ था। वो दोनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं महल था। रानू चिड़िया को तो वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगते हैं और खूब फल खाते हैं। रानू चिड़िया और उसके बेटे के दिन बहुत आराम से बीत रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर अपने जंगल से भागकर उनकी चूड़ियों के घर के पास आ जाता है। माफ कर दो मुझे और मुझे अपने घर में रख लो रानो, मुझे माफ कर दो रानो। अंकल, आपने अपने जंगल में नहीं आने दिया, तो हम अपने जंगल में क्यों आने दें आपको? बेटा माफ कर दो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें हर एक जरूरतमंद पक्षी की मदद करनी चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं। सरपंच जी आप आ जाइए घर में। सरपंच ने जैसे ही उस चूड़ी घर में कदम रखने की कोशिश की, तभी जादुई चूड़ी के घर ने उसे बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से उस जंगल में बाढ़ आ गई और सरपंच उस बाढ़ में बह गया। लेकिन जादुई चूड़ी के घर को कुछ नहीं हुआ। वो सही सलामत रहा और कुछ दिनों में बाढ़ का कहर भी शांत हो गया। और फिर क्या था, रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अपने चूड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगी और बाजार में चूड़ी बेचकर अपने बेटे का पालन पोषण। वहाँ के सब पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उस जंगल में रहने वाली रानू अपने घर के बाहर बैठी मिट्टी के मटके बना रही थी। तभी उसके पास गिद्ध राजा आते हैं। रानो, अरे ओ रानो, अरे ओ रानो। तभी रानू गिद्ध राजा को देखकर कहती है, क्या भाग्य पाया है मैंने जो आप हमारे दरवाजे पर पधारे। क्या बात है गिद्ध राजा, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? अगर आपको कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुमसे एक हफ्ते के भीतर 100 मटके बनवाने हैं। मटके मजबूत होने चाहिए। मेरी माँ की इच्छा है कि वो इस जंगल के गरीब पक्षियों में एक एक मटका बांटेंगी, जिसमें पक्षी अपना घर बनाकर आराम से गर्मी में रह सके। गिद्ध राजा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक हफ्ते का समय बहुत कम है। रानो, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो बोल दो, मैं कहीं और से मटके बनवा लूंगा। नहीं गिद्ध राजा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं मटके तैयार कर दूंगी। आप एक सप्ताह बाद पूरे 100 मटके मुझसे ले लीजिएगा। ठीक है रानो, यह लो एडवांस पैसे, बाकी काम पूरा होने पर मिल जाएगा। लेकिन याद रखना रानो, समय से काम पूरा होना चाहिए। हाँ गिद्ध राजा, मैं समय से 100 घड़े बना दूंगी, आप निश्चिंत रहे। शाबाश रानो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है रानो, अब मैं चलता हूँ। 7 दिनों बाद फिर से आऊँगा मटके लेने। ये कहकर गिद्ध राजा वहाँ से चले जाते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाला कालू कौवा ये सब बातें सुन लेता है। वो रानू से ईर्ष्या करता था। राजा जी को बड़ा भरोसा है न रानू पर। उन्होंने 100 घड़े बनवाने का काम रानू को दिया है, लेकिन राजा का भरोसा मैंने न तोड़ा तो मेरा नाम भी कालू नहीं। भरोसा कैसे तोड़ना है मुझे अच्छी तरह से पता है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ मेरे पास 7 दिन है 100 घड़े बनाने के लिए। अभी से काम में लगना होगा। रानू चिड़िया मटके बनाने में लग जाती है। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम। रानू लगातार मटके बनाती रही। मम्मा, शाम हो गई, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, आप भोजन कर ले। बिटिया बस अभी आई। राजा जी का 100 मटके का ऑर्डर है, उसे भी तो पूरा करना है। मेरे पास बस 1 सप्ताह का ही वक्त है, तुम खा लो, मैं बस अभी आई। अगले दिन भी रानू चिड़िया बिना खाए पिए मटके बनाने में लगी रही। रानू की बेटी गुड़िया उसे फिर से बुलाने आती है। अरे वाह, आपने तो काफी सारे मटके बना लिए। हाँ बिटिया, बस 10 मटके और बनाने बाकी रह गए हैं। फिर धूप में सुखाओ, आग में पकाओ, इसमें भी तो 2-3 दिन चला ही जाएगा। समय से काम पूरा नहीं हुआ तो गिद्ध राजा नाराज हो जाएंगे। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। वहीं कालू कौवा पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था।
अरे बाप रे, ये रानू तो बड़ी तेज निकली। 2 ही दिनों में इसने इतने सारे मटके बना दिए। इसका मतलब ये है 1 हफ्ते में पूरे 100 मटके तैयार कर लेगी। लगी रह रानू, तू लगी रह अपने मटके बनाने में। तो अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगा। कालू कौवा पेड़ के पीछे छिपकर रानू पर नजर रख रहा था। महाराज के सामने तेरी ऐसी बेइज्जती होगी कि तू चुल्लू भर पानी में डूब मरेगी। फिर कालू अपनी योजना बनाता है। वो सोनी चिड़िया के पास पहुंचता है। सोनी, अरे ओ सोनी चिड़िया, क्या बना रही हो? खुशबू अच्छी आ रही है। अरे नास पीटे कालू, तेरी नाक तो कुत्ते की नाक से भी तेज है। सूंघते हुए पहुंच गया मेरे घर पत्तल चाटने। इतना भड़क क्यों रही हो चिड़िया बहन? तुम बनाती हो ही इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन। ये ले कल मुहे, तू भी खा ले। खिचड़ी बनाई थी तूने, मेरी खिचड़ी पर नजर लगाई है। अगर तुझे बिना दिए खाई तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। वाह वाह सोनी चिड़िया, बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। आपके हाथों का कोई जवाब नहीं। कालू कौवा एक लंबी डकार लेता है। अब मैं चलता हूँ, पेट भर गया खिचड़ी खाकर, अब नींद आ रही है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात काफी हो चुकी थी। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सुबह हो जाती है। रानू अपने मटकों को आग में तपाने के लिए उन्हें ले जाने के लिए आती है, लेकिन मटकों का हाल देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। यह क्या हो गया? किसने मेरे सारे मटके तोड़ दिए? गुड़िया बिटिया, अब क्या होगा? बस 2 दिन बचे हैं। अब मुझे सजा से कोई नहीं बचा सकता। गिद्ध राजा मुझे फांसी पर लटका देंगे। Dyson have engineered a machine that broom and mop to आप इतना मत घबराइए। मुझे लगता है जरूर हमारे किसी दुश्मन का यह काम है। अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं। हम दोनों मिलकर फिर से मटके बनाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, किसी अनजान जगह पर। अपनी बेटी की बातों को सुनकर राणो को थोड़ा सब्र आता है। वो अनजान जगह पर अपनी बेटी के साथ मिलकर 100 मटके बना लेती है। 1 सप्ताह का समय निकल गया। गिद्ध राजा फिर से राणो चिड़िया के दरवाजे पर आते हैं मटके लेने। तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। रानू चिड़िया, जल्दी से लाओ मेरे 100 मटके। जी अभी लाई महाराज। महाराज, ये रानू झूठ बोल रही है। इसके सारे मटके टूट गए। इसने फिर से कोई मटका नहीं बनाया। ये आपकी बेइज्जती करवाना चाहती है। रानू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहाँ है मटके? अगर कालू की बातें सही हुई तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा, समझी तुम? नहीं नहीं गिद्ध राजा, यह रहे सारे मटके। दरअसल हमारे किसी दुश्मन ने सारे मटके तोड़ डाले। फिर से हमने दूसरी अनजान जगह पर यह मटके छिपकर बनाए हैं। मुझे तो लगता है इस कालू ने ही हमारे सारे मटके तोड़े होंगे, क्योंकि इसे कैसे पता कि हमारे सारे मटके टूट गए? हमने तो किसी को नहीं बताया। यह कालू मुझसे ईर्ष्या करता है। कालू, जल्दी से सारा सच बता दे, वरना मैं तुझे आग के ऊपर उल्टा लटका दूंगा। कालू कौवा डर जाता है और सारी सच्चाई उगल देता है कि कैसे उसने राणो चिड़िया के घर में घुसकर उसके सारे मिट्टी के बने मटके तोड़े थे ताकि गिद्ध राजा उसे सजा दे। कालू, तुम्हारे जैसे पक्षियों की। और कहता है, सेनापति अभी जाओ और जाके एप्पल लेके आओ। मेरा बेटा एप्पल खाना चाहता है, इसे एप्पल ला के देना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और एप्पल लेके आता हूँ। इस तरह महाराज के सेनापति एप्पल लाने निकल पड़ता है। सेनापति पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिलता है। तब चील सेनापति एक पेड़ पर बैठ जाता है और बोलता है, पूरे जंगल में एप्पल ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, पर कहीं भी एप्पल नहीं मिल रहा। अब मैं महाराज को क्या बोलूँगा और महाराज का बेटा अब क्या खाएगा? ये सोचते हुए सेनापति चील महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाता है। महल में आकर सेनापति बोलता है, महाराज, मैंने पूरा जंगल छान मारा, पर कहीं भी मुझे एप्पल नजर नहीं आया। ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया और बोला, क्या बात कर रहे हो तुम सेनापति? पूरे जंगल में एक भी एप्पल पेड़ नहीं है। अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? उसे अगर पता चलेगा कि मैंने उसके लिए एप्पल का जुगाड़ नहीं कर पाया तो वह गुस्सा हो जाएगा ना। महाराज और सेनापति बात कर रहा होता है। उसी दौरान महाराज का बेटा आ जाता है और कहता है, पिताजी, एप्पल लाए हैं या नहीं? मुझे एप्पल दीजिए, खाऊंगा। अरे मेरे बेटे, गुस्सा क्यों करते हो? दरअसल बात ये है
कि मैंने सेनापति को एप्पल लाने भेजा था। उसने पूरे जंगल में छान मारा पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिला। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे एप्पल चाहिए तो चाहिए। अगर आपने मुझे एप्पल लाके नहीं दिया तो मैं इस महल से चला जाऊंगा। सेनापति, कुछ भी करके तुम एप्पल का जुगाड़ लगाओ। महाराज, ऐसा करते हैं, पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं, जिससे पूरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि महाराज ने एप्पल लाने का आदेश किया है। ऐसा करने से कोई न कोई एप्पल का जुगाड़ जरूर करेगा। तो फिर तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और पूरे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दो कि महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है। जो भी एप्पल लाके देगा उसे ज्यादा से ज्यादा उपहार दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और ऐलान करता हूँ। इस तरह सेनापति जंगल में ऐलान करने चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। अगर किसी के पास है या कोई भी अगर महाराज को एप्पल देना चाहते हैं तो अभी जाकर महल में महाराज से मिले। एप्पल के बदले में उन्हें अनेक कीमती पुरस्कार दिया जाएगा। सेनापति की बात टोनी और उसके बच्चों के कान तक पहुंचती है। तब टोनी का एक बच्चा बोलता है, माँ, क्या आपने सुना? महाराज ने पुरस्कार देने की बात की है। चलो माँ, महाराज के पास चलते हैं और पुरस्कार लाते हैं। अरे बेवकूफ, पुरस्कार ऐसे ही थोड़ी देंगे। तुमने सुना नहीं, महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी महाराज को एप्पल देगा उन्हें पुरस्कार मिलेगा। ये बात सुनकर टोनी का बेटा बोला, तो चलो ना माँ, हम लोग एप्पल लेके चलते हैं और पुरस्कार लेके आते हैं। लेकिन बेटा, एप्पल मिलेगा कहाँ? मुझे जहाँ तक पता है इस जंगल में तो एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। माँ, तो चलो ना महाराज के पास, पूरी बात सुन के आते हैं। ठीक है बेटा, पहले हमें पूरी सच्चाई मालूम करना चाहिए। चलो जाके मालूम करते हैं कि आखिर बात क्या है। टोनी और उनके बच्चे महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर चील महाराज के सेनापति फिर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी कोई महाराज को एप्पल ला देगा उसे ढेर सारा पुरस्कार दिया जाएगा। ये बात उसी जंगल में रह रहे तोते के कान में पहुंचती है। ये तो चील महाराज का सेनापति ऐलान कर रहा है। ऐसा करता हूँ, महाराज के पास जाकर पूरी सच्चाई मालूम करता हूँ। ये सोचकर तोता महाराज के महल की तरफ रवाना होता है। सेनापति का ऐलान उसी जंगल के दुष्ट कौवा भी सुनता है। अरे वाह, महाराज पुरस्कार देंगे। ऐलान सुनकर मजा ही आ गया। ऐसा करता हूँ, महाराज के पास जाकर पूरी घटना पता करता हूँ। ऐसा सोचकर कौवा भी महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ ही देर में महाराज के पास सभी पक्षी आ जाते हैं। महाराज, मैं पूरी बात समझा नहीं, आखिर बात क्या है? हाँ महाराज, तोता ठीक कह रहा है। आखिर बात क्या है? देखो पक्षियों, मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ। मेरा एक ही बेटा है और वह एप्पल खाना चाहता है। मैंने अपने सेनापति को एप्पल लाने जंगल भेजा था। उसने पूरे जंगल में छान मारा पर एप्पल उसे कहीं नहीं मिला। एप्पल नहीं मिलने पर मेरा बेटा गुस्सा कर लिया। तुम लोग कुछ भी करके एप्पल का जुगाड़ लगाओ। जो भी एप्पल ला कर देगा उसे ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार दिया जाएगा। महाराज, हमें अब एप्पल कहाँ मिलेगा? अगर मेरे पास एप्पल होता तो मैं अवश्य लाता। महाराज, मेरे पास भी एप्पल नहीं है। महाराज, मेरे पास भी नहीं है। सभी पक्षी बात कर रहा होता है, तभी महाराज का बेटा आ जाता है और बोलता है, पिताजी, एप्पल लाए हैं। देख रहे हो तुम लोग, मेरा बेटा एप्पल खाने के लिए कैसे मुझसे आग्रह कर रहा है। मेरे पास इतना धन दौलत होते हुए भी मैं अपने बेटे के लिए एप्पल नहीं ला पा रहा हूँ। महाराज की ये बात सुनकर टूनी महाराज के बेटे को समझाते हुए बोलती है, सुनो राजपुत्र, तुम बहुत बड़े धनवान के बेटे हो। हर समय जिद करना ठीक नहीं है।
सब कुछ हर समय पर नहीं मिल पाता। हर चीज का एक समय होता है। अगर आप मुझे 1 महीने का समय दें तो मैं तुम्हारे लिए मेरे खेत में एप्पल का पेड़ लगाकर उसमें एप्पल उगाऊंगी। तब मैं तुम्हारे लिए एप्पल लाऊंगी। टूनी चिड़िया की मीठी मीठी बात सुनकर राजपुत्र ने कहा, ठीक है आंटी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जब तब कुछ नहीं मांगूंगा। मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। आप मुझे 1 महीने के बाद एप्पल लाकर दोगी ना आंटी? जरूर, आप बस 1 महीने का इंतजार कीजिए। इस तरह महाराज के बेटे ने टूनी को 1 महीने का समय दिया। वाह टूनी वाह, तुमने तो मेरे बेटे को आसानी से समझा दिया। कौवा तब मन ही मन कहता है, अरे वाह, टूनी तो बहुत चालाक है। ये तो खुद ही इनाम लेना चाहती है, होने नहीं दूंगा। तब कौवा महाराज से कहता है, महाराज, आप मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। मैं भी आपके बेटे के लिए एप्पल उगा कर लाऊंगा। ठीक है, तुम्हें भी समय दिया जाता है। ये बात सुनकर तोता बोलता है, महाराज, तो फिर मैं क्यों बाकी रहूं? मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। मैं भी आपके बेटे के लिए एप्पल उगा कर लाऊंगा। ठीक है, तुम तीनों को 1 महीने का समय दिया जाता है। तुम तीनों एप्पल उगाओ। जिसका एप्पल मेरा बेटा पसंद करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले चले जाते हैं। इधर टूनी और उनके बच्चे अपने खेत में हल चलाने लगते हैं। खेत की जुताई हो जाने पर टूनी बोलती है, सुनो मेरे बच्चों, महाराज ने कहा है कि मुझे 1 महीने में एप्पल उगा कर ले जाना होगा। अगर हमने एप्पल उगा कर दे दिया तो हमें पुरस्कार दिया जाएगा, अन्यथा हमें सजा भी मिल सकती है। इसीलिए हमें बड़ी सावधानी पूर्वक एप्पल का पेड़ उगाना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ, ऐसा ही होगा। लेकिन माँ, हम लोग 1 महीने में एप्पल कैसे उगाएंगे? एप्पल उगने में तो हमें 1 महीने से ज्यादा समय लगेगा ना? तुम ठीक कह रहे हो बेटे। हम लोग 12 माही एप्पल का पेड़ लगाएंगे। 12 माही एप्पल का पेड़ जल्द ही बड़ा हो जाता है और फल देने लगता है। ठीक है माँ, हम लोग बाजार चलते हैं। ऐसा कहते हुए टूनी अपने बच्चों के साथ बाजार की ओर बीज लाने चली जाती है। कुछ देर के बाद टूनी बीज लेके आ जाती है और अपने खेत में बो देती है और अपने घोंसले में चली जाती है। कुछ दिन बाद जब टूनी अपने खेत पर आती है तो छोटे छोटे एप्पल के पेड़ उसे नजर आते हैं। तब टूनी अपने बच्चों के साथ खेत की सिंचाई करती है और समय समय पर उचित खाद भी डालती रहती है। उधर तोता भी खेत की जुताई करता है। खेत की जुताई हो जाने पर तोता बोलता है, खेत तो जोत दिया हूँ, अब बाजार जाता हूँ और 12 माही एप्पल का पेड़ ले आता हूँ। ये कहकर तोता बाजार की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद तोता एप्पल का बीज लेकर आता है। बीज लाकर तोता अपने खेत में बो देता है और अपने घोंसले में चला जाता है। 2-3 दिन बाद जब तोता अपने खेत में आता है तो छोटे छोटे एप्पल के पेड़ देखता है। अरे वाह, मेरे खेत में कितना अच्छा एप्पल का पेड़ उगा है। पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। ऐसा करता हूँ, आज पूरे दिन खेत की सिंचाई करता हूँ ताकि टूनी और कौवा से पहले मेरा एप्पल पेड़ बड़ा हो जाए। तोता पूरे दिन अपने खेत में पानी डालता रहता है। पूरे दिन पानी डालने के बाद तोता अपने घोंसले में चला जाता है। अगले दिन जब तोता अपने खेत में वापस आता है तो वह देखता है कि सारा एप्पल का पेड़ ज्यादा पानी डालने की वजह से गिर गया है। यह देखकर तोता का मन खराब हो जाता है और वह रोने लगता है। अरे रे रे, ये क्या हो गया? ओहो, ज्यादा पानी देने की वजह से पेड़ गिर गया है। मुझे ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए था। उधर कौवा भी अपने खेत की जुताई करता है। खेत जुताई के बाद कौवा बोलता है, अब जाता हूँ और बाजार से 12 माही एप्पल का पेड़ ले आता हूँ ताकि जल्द से जल्द एप्पल का पेड़ बड़ा हो जाए। यह कहकर कौवा बाजार की तरफ जाता है।
कुछ देर बाद कौवा बीज लेकर आता है और कौवा अपने खेत में बीज बो देता है। बीज बोने के बाद कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कुछ दिन के बाद जब कौवा अपने खेत में आता है तो वह देखता है कि उसके खेत में छोटे छोटे एप्पल के पेड़ उग गए हैं। तब कौवा खुशी से बोलता है, अरे बल्ले बल्ले, मेरा एप्पल पेड़ उग गया है। फिर कौवा अपने खेत की सिंचाई करता है। कौवा हर रोज उचित मात्रा में पानी तो डालता है, लेकिन बुद्धू खाद नहीं डालता। कुछ दिन बीत जाने के बाद टूनी अपने बच्चों के साथ खेत पर जाती है तो वह देखती है कि एप्पल का पेड़ बड़ा होकर उसमें एप्पल लग चुका है। तब टूनी का एक छोटा बच्चा टूनी से बोलता है, माँ देख रही हो कितना एप्पल हुआ है। मेरे बच्चों, महाराज ने 1 महीने का समय दिया था और कल 1 महीने पूरा होगा, इसलिए कल सुबह महाराज के पास एप्पल तोड़कर ले जाएंगे। ठीक है माँ। ऐसा कहकर टूनी और उसके बच्चे अपने घोंसले चले जाते हैं। और उधर कौवा अपने खेत में आता है तो देखता है कि उसके खेत में बड़े बड़े एप्पल लगे हुए हैं। तो कौवा एप्पल को देखकर खुशी खुशी कहता है, अरे बल्ले बल्ले, मेरे पेड़ में एप्पल लगे हैं। तभी उसे टूनी और तोते के बारे में याद आता है कि टूनी और तोता ने भी तो एप्पल उगाया था। तब कौवा कहता है, पहले जाते हैं और तोते के खेत में देखते हैं कि उसके खेत में एप्पल उगा है या नहीं। यह कहकर कौवा तोते के खेत की तरफ जाता है। कुछ देर बाद कौवा तोते के खेत में पहुंचता है तो देखता है कि तोते के खेत में एक भी एप्पल पेड़ नहीं है। अरे ये क्या, तोते की जमीन पर तो एक भी एप्पल पेड़ नहीं है, मतलब तोता एप्पल उगाया ही नहीं। अच्छा ही हुआ कि उसने एप्पल नहीं उगाया। मेरे एक प्रतियोगी तो गया काम से। ऐसा कहकर उसे टूनी की याद आ जाती है। चलो टूनी के खेत में देखते हैं, टूनी के पेड़ में भी एप्पल हुआ है या नहीं। ऐसा कहकर कौवा टूनी के खेत की तरफ जाता है। कौवा टूनी के खेत में देखता है कि टूनी के खेत में अनेक एप्पल लगे हुए हैं। वह एप्पल देखकर कहता है, हाय हाय, इसने तो अनेक एप्पल उगा लिए हैं। कौवा अपने दुष्ट बुद्धि से सोचता है, एक काम करते हैं, टूनी के एप्पल्स बाजार में बेच देते हैं। कल सुबह सुबह सिर्फ मैं महाराज के पास एप्पल ले जाएंगे, तब तोता को भी पुरस्कार नहीं मिलेगा और टूनी को भी पुरस्कार नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझे ही पुरस्कार मिलेगा। ये कहकर कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कुछ देर बाद कौवा का एक बोरी ले आता है और उसके बाद एक एक करके सारा एप्पल तोड़ लेता है और बोरी में भरकर बाजार में बेचने चला जाता है। और इधर टूनी महाराज के पास एप्पल ले जाने के लिए अपने खेत में एप्पल तोड़ने आती है तो वह देखती है कि उसके पेड़ में तो एक भी एप्पल नहीं है, जिससे टूनी उदास होकर बोलती है, हाय हाय, इतने सारे एप्पल कहाँ गए? अगर मैं महाराज के पास एप्पल लेकर नहीं गई तो वह बुरा मान जाएगा और गुस्से में आकर मुझे सजा भी दे सकता है। माँ मत रोइए, चलिए हम लोग महाराज से माफी मांग लेते हैं। हम लोग बोलेंगे कि हमने एप्पल तो उगाया था, पर जब हम लोग एप्पल तोड़ने गए तो वहाँ एक भी एप्पल नहीं था। ये कहकर टूनी और उसके बच्चे महाराज के दरबार में जाने लगते हैं। टूनी, तोता और कौवा महाराज के पास चले जाते हैं। फिर कौवा राजपुत्र से कहता है, राजपुत्र, मेरे एप्पल एक बार खा कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब राजपुत्र चील एक एप्पल उठाकर खाने लगता है। थू थू थू, ये कोई एप्पल है? ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपका एप्पल बहुत बेकार है कौवा अंकल। ये क्या कह रहे हो राजपुत्र, मैं कितनी मेहनत से इसे उगाया है। तब कौवा को याद आया कि सिर्फ सिंचाई करने से क्या होता है अगर समय पर अच्छे ढंग से खाद ही नहीं दिया हो। मैं तो एप्पल उगाते समय खाद देना ही भूल गया। एप्पल तो ठीक ठाक बड़ा हुआ, लेकिन उसमें स्वाद ही नहीं आया। और इधर महाराज देखता है कि तोता उदास खड़ा है और उसके पास कोई भी एप्पल की टोकरी भी नहीं है। तब महाराज चील ने कहा, क्या तोते, तुम्हारा एप्पल कहाँ है?
महाराज, मैं अपने खेत में बाजार से बीज लाकर बोया था, पर एक दिन सुबह सुबह मैंने देखा कि मेरे खेत में छोटे छोटे एप्पल का पेड़ हुआ है। फिर मैं पूरा दिन पानी देकर अपने घोंसले में चला गया। अगले दिन मैं जब सुबह सुबह खेत में देखा तो मेरे सारे एप्पल पेड़ ज्यादा पानी देने की वजह से मर गए हैं। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपके बेटे के लिए एप्पल्स नहीं ला पाया। तभी चील महाराज ने देखा कि टूनी एक कोने में रो रही है और उसके सामने एप्पल का कोई भी टोकरी नहीं है। क्या हुआ टूनी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा एप्पल कहाँ है? महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं एप्पल ना ला सकी। क्यों टोनी, क्या तुम अपने बच्चों के साथ मिलकर सारे एप्पल खा ली है? हा हा हा। देखो कौवा भाई, मजाक मत करो। मैंने एप्पल उगाई थी, पेड़ में अच्छे अच्छे एप्पल भी लगे थे, लेकिन जब मैं सुबह सुबह अपने खेत पर गई तो वहाँ पेड़ तो थे पर उस पर एक भी एप्पल नहीं था, इसीलिए मैं एप्पल नहीं ला सकी। झूठ मत बोलो टूनी, तोते की बात तो सच लगता है क्योंकि उसका पेड़ बड़ा होने से पहले ही नष्ट हो गया, किंतु तुम्हारे पेड़ में एप्पल भी लगा था। पर अब कह रही हो कि पेड़ है पर एप्पल नहीं है। एप्पल गया कहाँ? तुम्हें याद है ना टूनी, तुमने अपने बातों से मेरे बेटे को यकीन दिलाई थी, पर अब तुम एप्पल ना ला सकी, अब तो तुम्हें सजा जरूर होगी। महाराज, मुझे और कुछ दिनों का समय दीजिए, मेरे एप्पल पेड़ पर फिर से एप्पल फलेगा, तब मैं एप्पल ले आऊंगी। मुझे और कुछ दिनों का समय दीजिए महाराज। पिताजी, आपने तोता, कौवा और टुनी तीनों को एक साथ एप्पल उगाने कहा था। इस बार तोता ने तो एप्पल उगा ही नहीं पाया, कौवा ने उगाया पर उसमें स्वाद ही नहीं। टुनी का एप्पल शायद चोरी हो गया, इसीलिए टुनी को एक बार फिर से एप्पल उगाने दिया जाए। उसका एप्पल टेस्ट करने के बाद ही उसे सजा या पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है टूनी, तुम्हारे पेड़ में फिर से एप्पल फलेगा, तब तुम मेरे बेटे के लिए एप्पल लाना। ठीक है महाराज, जैसे ही मेरे पेड़ में एप्पल फलेगा मैं जल्द ही लेकर आऊंगी। टूनी की बात सुनकर कौवा मन ही मन बोलता है, जब फिर दोबारा टूनी एप्पल उगाएगी तो मैं फिर एप्पल चुराकर बाजार में बेच आऊंगा, पुरस्कार तो मुझे ही लेना होगा। फिर कौवा, तोता और टूनी सब अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। टूनी अपने घोंसले में आकर सोचती है, कुछ दिनों बाद मेरे एप्पल पेड़ में एप्पल फलेगा। अगर तब भी एप्पल चोरी हो गया तो महाराज तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं चोर को कैसे पकड़ूं, समझ में ही नहीं आ रहा। माँ, मैंने सुना है इस जंगल में एक सियार रहता है जो बहुत बुद्धिमान है। चलो माँ, उस सियार के पास उससे कुछ बुद्धि लाते हैं जिससे चोर को पकड़ा जा सके। चलो बेटा, वो सियार नदी के उस पार रहता है। ऐसा कहकर टूनी अपने बच्चों के साथ उस सियार के पास जाने लगती है। सियार के मांद के पास जाकर टूनी एक पेड़ पर बैठ जाती है और बोलती है, सियार भाई, ओ सियार भाई, क्या आप घर पर हैं? टूनी की आवाज सुनकर सियार अपने मांद से बाहर आता है। क्या बात है टूनी, यहाँ क्यों आई हो? सब ठीक तो है ना? सियार भाई, मैं बड़ी विपत्ति में फंस गई हूँ। कौन सी विपत्ति में टूनी? कुछ दिन पहले मैंने एप्पल उगाया था, एप्पल अच्छी तरह फला भी था। एक दिन सुबह जब हम एप्पल तोड़ने अपने खेत में गई तो खेत में पेड़ तो थे पर उसमें एक भी एप्पल नहीं था। पता नहीं किसने चुराया होगा। अब बात ये है, कुछ दिन बाद मेरे खेत में फिर से एप्पल फलेगा, इसलिए हम लोग आपसे बुद्धि लेने आए हैं ताकि अगली बार कोई मेरा एप्पल ना चुरा सके। जब कुछ दिनों बाद तुम्हारे पेड़ में एप्पल फलेगा तो तुम पेड़ में जाल बिछा देना ताकि जब कोई एप्पल चुराने आए तो जाल में फंस जाए। ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूँगी। इस प्रकार टूनी सियार की बुद्धि लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। फिर कुछ महीने बाद टूनी के पेड़ में एप्पल फलते हैं। तब उसका बेटा बोलता है, माँ, सियार अंकल ने कहा था कि जब अगले बार तुम्हारे पेड़ में एप्पल लगे तो जाल बिछा देना। चलो माँ, जाके जाल लाते हैं और बिछा देते हैं। ठीक है बेटा। यह कहकर टूनी के दोनों बच्चे जाल लाने चले जाते हैं। दोनों बच्चा जाल लेकर आ जाता है और टूनी सभी एप्पल पेड़ पर जाल बिछा देती है और फिर वे तीनों अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं।
इधर कौवा बोलता है, अनेक दिन हो गया है, अब मैं टूनी के खेत में जाता हूँ और देखता हूँ कि उसके पेड़ में एप्पल लगा है या नहीं। अगर एप्पल लगा होगा तो फिर से तोड़कर बाजार में बेच आऊंगा और महाराज से पुरस्कार मैं ही लूंगा। यह कहकर कौवा टूनी के खेत की तरफ चला जाता है। हाय हाय, फिर से टूनी ने एप्पल उगा लिया। अभी जाता हूँ और घोंसले से बोरियां लाता हूँ और सभी एप्पल तोड़कर बेच आता हूँ। यह कहकर कौवा अपना घोंसला चला जाता है। कुछ देर बाद कौवा बोरियां लेकर वापस टूनी के खेत पर आता है। हा हा हा, टूनी, मैं तो तुम्हें पुरस्कार लेने नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हारे पेड़ से सभी एप्पल तोड़कर बाजार में बेच आऊंगा। कौवा बोरी तो लेकर आया, पर वे लाठी लाना भूल गया था जिससे वो एप्पल तोड़ता। हाय हाय, मैं तो लाठी लाना ही भूल गया। अब मैं एप्पल किससे तोड़ूंगा? अरे मैं लाठी क्या करूंगा, मैं तो उड़ उड़ कर भी एप्पल तोड़ सकता हूँ। ये कहकर कौवा जैसे ही उड़कर एप्पल तोड़ने जाता है, वह जाल में फंस जाता है और बोलता है, अरे मैं कहाँ फंस गया, मैं तो उड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई बचाओ। इस तरह कौवा पूरी रात जाल में फंसा ही रहा। अगले दिन सुबह सुबह टूनी और उसके बच्चे अपने खेत में आते हैं तो वे देखते हैं कि कौवा एप्पल के पेड़ में फंसा हुआ है। अरे कौवा भाई, मतलब आपने मेरा एप्पल चोरी किया था? देखो मम्मा, कौवा अंकल कितना दुष्ट है। फिर टूनी अकेली महाराज चील के दरबार में चली जाती है और वहां से महाराज और उनके सभी सेनापतियों को बुलाकर ले आती है। सभी आकर देखते हैं कि एप्पल के पेड़ में वह दुष्ट कौवा फंसा हुआ है। देखिए महाराज, मेरा एप्पल कौवा भाई ने ही चुराया था। क्या रे कौवे, तूने ही टूनी का एप्पल चोरी किया था? जी महाराज, मुझे माफ कर दे महाराज। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगा क्योंकि तू बहुत दुष्ट है। तुम्हारी सजा ये है कि तू इस जंगल में ही नहीं रह सके। सेनापति, कौवा इस जंगल में ना रह सके, इसे मार मार कर इस जंगल से निकाल दो। सेनापति कौवा को मारने लगता है। फिर कौवा जंगल से भाग जाता है और राजपुत्र कहता है, टूनी आंटी, आपने मुझे एप्पल नहीं खिलाया, एक एप्पल तोड़कर मुझे दो, देखते हैं कैसा लगता है। ये सुनकर टूनी एप्पल को तोड़कर राजपुत्र को देती है। वाह, क्या एप्पल है, क्या मजेदार एप्पल है। पापा, टूनी आंटी का एप्पल क्या मजेदार है। टूनी आंटी ही पुरस्कार पाने के लायक है। फिर महाराज चील टूनी को अपने दरबार में ले जाकर अनेक स्वर्ण मुद्राएं देती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो ईर्ष्या करने वालों का अंत बुरा ही होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल के आइकन। 3 जादुई चक्की। रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो कि बहुत गरीब था। भुवन अपनी बीवी और बच्चों का पेट भरने के लिए आए दिन मेहनत किया करता था। उसको जो काम मिलता वो कर लेता था। कभी वो मजदूरी करता तो कभी वो किसी दुकान की सफाई करता। ऐसे ही करके उसको रोज जो भी दिहाड़ी मिलती उसी से वो अपने बीवी बच्चों का पेट भरा करता था। ऐसे ही एक दिन उसका बेटा चीकू कुछ बच्चों को अच्छी और महंगी चीज खाता हुआ देखता है। ये देखकर उसको भी लालच आ जाता है और वो उन बच्चों के पास जाता है और कहता है, तुम ये क्या खा रहे हो? इसे पिज्जा बोलते हैं, ये बर्गर है। अरे हम बता भी किस गरीब को रहे हैं जिसने कभी स्वादिष्ट पकवान को देखा ही नहीं है। ये बोलकर सभी बच्चे चीकू का मजाक बना देते हैं। ये देखकर चीकू उदास हो जाता है और घर जाता है। चीकू को उदास देखकर उसकी माँ रूपा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ मेरे लाल को? आज मेरे राजकुमार का मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, अगर मैं आपका राजकुमार हूँ तो आप क्यों मुझे बाकी बच्चों के जैसा खाना नहीं देते? आपको पता है सारे बच्चे कितना स्वादिष्ट भोजन करते हैं,
जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। बेटा, शायद हमारे नसीब में कुछ अच्छा खाने को है ही नहीं, और मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज मैं तुझे केवल रोटी और प्याज नहीं दूंगी, आज तुझे रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी। सच्ची माँ, तुम सच। बहुत सुंदर और सीधा साधा सा पेड़ था, एकदम हरा भरा पेड़, और उस पर बहुत अच्छे फल भी आते थे। उस पेड़ को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उस जंगल के रास्ते से बच्चे स्कूल की तरफ जाते थे, और पेड़ रास्ते से स्कूल जाते हुए बच्चों को अक्सर देखा करता था। आओ बच्चों, आओ मेरी शाखाओं पर बैठ जाओ, तुम मेरी शाखाओं पर चढ़कर खेल भी सकते हो। अरे नहीं नहीं, कोई इस पेड़ पर मत चढ़ो, मुझे तो ये भूत लगता है। अगर हम इस पेड़ पर चढ़ गए, कहीं हमें पकड़ ना ले। नहीं नहीं बच्चों, मुझसे डरो मत, मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम सब स्कूल में पढ़ने जाते हो, क्या तुम मुझे भी पढ़ाओगे? उन बच्चों में एक लड़का मोहन होता है। सारे बच्चे चले जाते हैं, मोहन वहीं रुक जाता है और पेड़ से कहता है, सुनो मेरे प्यारे पेड़, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। क्या मैं तुम्हारी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ और फल खा सकता हूँ? हाँ हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आओ आओ, तुम मेरी शाखाओं पर झूला झूलो, खेलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस तुम थोड़ा सा गणित सिखा दो। गणित? तुम सीखना चाहते हो? क्यों? क्या करोगे? ये जो मेरी शाखाओं पर फल आते हैं ना, मुझे इन्हें गिनना होता है। अच्छा, चलो बोलो। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वाह, ये तो बहुत आसान है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। बस ऐसे ही करते करते पेड़ और मोहन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही मोहन बड़ा होता चला गया। एक दिन पेड़ मोहन से कहता है, मोहन, तुमने मुझे गणित बहुत अच्छे से सिखा दिया। अगर मैं तुम्हारे कभी किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बहुत दिन हो जाते हैं, मोहन पेड़ के पास नहीं आता। पेड़ बहुत उदास हो जाता है और मोहन का इंतजार करने लगता है। अरे मोहन, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्यारे पेड़, तुम मेरे दोस्त हो ना? मैं तुम्हारे फल लेकर अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। हाँ हाँ मोहन, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे फल ले जाओ, अपना व्यापार शुरू करो। मोहन पेड़ के फल लेकर अपने फलों का व्यापार शुरू कर लेता है और बहुत अमीर हो जाता है। फिर एक दिन मोहन पेड़ से मिलने आता है। मेरे प्यारे पेड़, आज मैं तुम्हारी वजह से इतना अमीर हो गया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद मोहन कई सालों तक पेड़ से मिलने नहीं आता। जब वो आता है तो देखता है कि पेड़ की शाखाएं किसी ने काट दी हैं। पेड़ की सिर्फ जड़ बची है। देखो मोहन, देखो, इंसान कितना मतलबी है। जो लोग राह चलते मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं थे, आज वो अपने मतलब के लिए मेरी शाखाएं काट कर ले चुके हैं। अब तो मेरे फल भी नहीं आते। मेरे प्यारे पेड़, तुम कल भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो। मैं यूं ही तुम्हें हमेशा मिलने आऊँगा, मुझे माफ कर दो। जादुई पेड़ और मुर्गी का अंडा। लाली नाम की एक बहुत प्यारी मुर्गी थी। बहुत जल्दी वो अंडे देने वाली थी, लेकिन उसे ये चिंता हमेशा रहती कि अगर उसने अंडे दिए तो कोई ना कोई व्यापारी या फिर कोई लालची इंसान उसके अंडों को चुराकर खा जाएगा और वो अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएगी। उसे हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ज्यादा सोचने लगी और सोचते सोचते उसे रोना आ गया। क्या करूं? मेरे अंडे आज नहीं तो कल वो आते ही होंगे। जब अंडे होंगे तो उन्हें कहाँ रखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई ना कोई आएगा और मेरे अंडे चुरा कर खा जाएगा। कब से अंडे दे रही हूँ मगर अपने बच्चों से नहीं मिल पाती। ये दुनिया बहुत खराब है। हाय भगवान, मेरी मदद करो, मुझे कोई उपाय बताओ भगवान। मुर्गी की बात सुनकर पेड़ ने आवाज लगाई। क्योंकि वो पेड़ जादुई था तो उसने अपनी पत्तियां झाड़ी और मुर्गी से कहा, क्या बात है, रो क्यों रही हो? हाँ? कौन है? अरे मैं हूँ,
जिसके नीचे तुम बैठी हुई हो। क्या तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं कोई छोटा मोटा आम पेड़ नहीं, मैं एक बहुत बड़े ऋषि मुनि की तपस्या वाला पेड़ हूँ। ऋषि मेरे यहाँ पर बैठकर तपस्या करते थे। बहुत से जादू सीख चुका हूँ। बताओ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुर्गी अपनी सारी परेशानी पेड़ को बताती है। पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अब तो तुम अपने अंडे मेरे पेड़ के नीचे ही देना। जो भी चुराने आएगा उसे अंडे नजर नहीं आएंगे। मैं ऐसा जादू डालूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, मैं अपने अंडे यही दूंगी। मुर्गी तय कर लेती है कि अब वो पेड़ के आसपास ही रहेगी। जब वो अंडे देती है तो बहुत खुश हो जाती है। पेड़ दिन रात उनका ध्यान रखता है। अगर किसी की अंडों पर नजर भी पड़ती तो उन्हें पास आने पर अंडे नजर ही नहीं आते। जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं, मुर्गी बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तीनों बच्चे बिल्कुल सलामत हैं। अब मैं अपने गांव लौट रही हूँ। जादुई पेड़, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। पेड़ बहुत भावुक हो जाता है। मुर्गी एक बड़ा सा धागा लेकर पेड़ पर बांध देती है और उसे अलविदा कह देती है और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। जंगल के पास में एक बहुत सुंदर बागीचा था, जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे। वहाँ पर एक पेड़ था जिस पर बहुत ही रसीले मीठे आम आया करते थे। उसी पेड़ के बगल में एक छोटा सा पेड़ था जिसके ऊपर एक काले रंग का कौवा रहा करता था। मगर उस पेड़ के ऊपर अभी बिल्कुल भी आम आने शुरू नहीं हुए थे। काला कौवा बहुत प्यारा था। सबको बहुत प्यार से, आदर से, सम्मान से बात करता था। क्या बात है? कहाँ जा रही हो लोमड़ी? कुछ नहीं, अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ध्यान रखना, बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है कालू भाई। कालू इसी तरह सबके साथ हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन अचानक एक बड़ा सा कौवा उस बागीचे में आकर रहने लगा। ये बागीचा तो रसीले आमों से भरा पड़ा है। किसी को यहाँ पर खाना है तो मेरी इजाजत लेनी होगी। वो दुष्ट काला कौवा हर किसी को परेशान करने लगा। हर कोई वहाँ से गुजरते हुए 100 बार सोचता। एक दिन कालू के पास वो नया वाला बड़ा कौवा आकर कहता है, तू यहाँ कब से रह रहा है? चल निकल यहाँ से। आज के बाद ये बागीचा बस मेरा होगा, समझा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ बरसों से रह रहा हूँ और ये बागीचा किसी का नहीं, ये हम सबका है। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बड़ा काला कौवा छोटे मासूम कौवे को घायल कर देता है और अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। यह सब रसीला आम का बड़ा पेड़ देख रहा था। रसीला पेड़ कालू को आवाज लगाकर कहता है, सुनो कालू, मेरे पास आओ। कालू हैरान रह जाता है। क्या ये पेड़ से आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब तो बरसों से यहाँ पर रह रहा हूँ ना। तुम मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे आम खाना। मेरे आम खाओगे तो बहुत सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और इस बड़े काले कौवे को मार गिराओगे। कालू कौवा यही करता है। अब वो दिन रात सारे रसीले बड़े बड़े आम खाने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति बढ़ गई और एक दिन युद्ध के दौरान उसने बड़े कालू कौवे को मार गिराया और सारे जंगल और बागीचे को उस दुष्ट कौवे से निजात मिल गई। गरीब का सोने का सेब का पेड़। एक गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। वो पास के गांवों में लोगों के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाया करता था। सभी लोग उसे मेहनत मजदूरी दिया करते थे और खाने को खाना भी दिया करते थे। लेकिन जगन सेठ बहुत ही चालाक था। चंदू जब भी जगन सेठ के बागीचे में काम किया करता था तो जगन सेठ उसे कम पैसे दिया करता था और खाना तो दूर, उसे पानी भी पीने नहीं देता था।
अरे चंदू, क्या कर रहा है वहाँ पे? काम धंधा नहीं करना है क्या तूने? बस जब देखो खाना खाता रहता है, पानी पीता रहता है। चलो चलो, लगो काम पे। हाँ सेठ जी, बस जरा प्यास लग गई थी, अब अभी सारा काम खत्म कर देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एक दिन जगन सेठ जब अपने गोदाम में पौधे देख रहा था, तभी उसकी नजर वहाँ पड़े सेब के सूखे पौधों पर पड़ी। अरे ना जाने ये मुंशी जी कहाँ से उठा लाए हैं पौधे, सूखे ही पड़े हैं, क्या करो इनका। तभी वहाँ पर चंदू आता है और वो जगन सेठ से कहता है, सेठ जी सारा काम खत्म हो गया है, आप मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए, मैं चलूं फिर। तभी सेब के सूखे पौधों को देखकर जगन सेठ को एक आइडिया आता है और वो चंदू से कहता है, अच्छा इधर आ, एक काम कर, ये सेब के पौधे हैं, ले जा इन्हें अपने आंगन में लगा लेना। सेठ जी मैं इन पौधों का क्या करूँगा, ये तो वैसे ही सूखे हैं। ले जाने हैं तो ले जा, वरना जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। चंदू चुपचाप वो सेब के सूखे पौधे उठाता है और अपने घर के आंगन में जाकर लगा देता है। वो उन पौधों की बड़े अच्छे से देखभाल करता है। 1 महीना बीतने के बाद चंदू के आंगन में सेब के पौधे लहलहाने लगते हैं। अब उनमें फूल भी आ जाते हैं। चंदू ये देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, मैं तो इन पौधों को बिल्कुल बेकार समझता था, इन पौधों में तो फूल भी आ गए हैं, अब जल्दी ही इनमें सेब लगेंगे। एक दिन सुबह जब चंदू उठकर अपने पौधों के पास जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, उसमें सुनहरे रंग के सेब लगे हुए थे। अरे वाह, ये सुनहरे रंग के सेब, ऐसे सेब तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। चंदू सभी सेब तोड़कर शहर की मंडी में जाता है। सेब के व्यापारी सेब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो चंदू से कहते हैं, अरे भाया कहाँ से लाए हो ये सेब तुम? ये सेब तो मिलते ही नहीं है यहाँ पर, क्या दाम लोगे इनका? सेठ जी जो देना है दे दीजिए। अब भैया मैं तो इनका 1 लाख रुपए दूंगा। क्या कहा, 1 लाख रुपया? अच्छा ठीक है, 2 लाख ले लो। चंदू हैरान हो जाता है और 2 लाख में वो सभी से व्यापारी को बेच देता है और वो पैसे लेकर घर आता है। लेकिन अगले सुबह वो देखकर फिर हैरान हो जाता है, क्योंकि सुनहरे सेब फिर से पेड़ों में लगे थे। इस तरह से सुनहरे सेब बेचकर चंदू की बहुत अच्छी आमदनी होती है। चंदू की इस तरह से कमाई होते देखकर जगन सेठ अपना सिर पीट लेता है। अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो सूखे पौधे समझकर इसे दिए थे, देखो तो ये तो मुझसे भी ज्यादा सेठ बन गया है। और इस तरह से उन सूखे जादुई सुनहरे सेब के पेड़ों ने चंदू की किस्मत ही पलट दी। इसीलिए कहते हैं, हमें किसी भी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए, उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। नीता के आंगन में बहुत प्यारा एक अंगूर का बेल था। बहुत प्यारा पेड़ था वो, और उसी आंगन में नीता की एक बकरी भी बंधी रहती थी। बकरी दिन रात वही उस आंगन में रहती थी। एक दिन नीता स्कूल चली जाती है और पीछे से बकरी को खूंटे से बांधना भूल जाती है। नीता की बकरी धीरे धीरे अंगूर की बेल के पास जाती है और वहाँ से छोटे छोटे खट्टे अंगूर खाने लगती है। कितना मजेदार अंगूर है, आज तो नीता मुझे बांधकर भी नहीं गई। अगर ऐसा रोज हो जाए तो मैं रोज अंगूर खाऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे शैतानियाँ कम करनी होंगी। बहुत अच्छे से रहूंगी ताकि नीता कल भी मुझे ना बांधे। बकरी बहुत तरीके से रहती है, कोई गंदगी नहीं करती। नीता की माँ उससे कहती है, अरे नीता देख तो, हमारी चम्मो ने तो जरा भी गंदगी नहीं फैलाई है। अब ये बड़ी हो गई है, इसे खूंटे से बांधना बंद कर दे। ठीक है माँ। नीता ने अब अपनी बकरी को खूंटे से बांधना बंद कर दिया। कुछ महीनों के बाद बरसात आती है और अंगूर की बेल बहुत ऊपर चढ़ जाती है। अब बकरी का मुंह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, क्या करूं? इतनी दूर अंगूर लगे हैं, आज तो अंगूर खाने के लिए बेल पर चढ़ना होगा, मगर कैसे? नीता की बकरी भी बेल चढ़ने लगती है, लेकिन धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। बकरी जोर जोर से रोने लगती है। नीता और उसकी माँ उसका खूब ख्याल रखते हैं। किसने कहा था दीवार पर चढ़ने को? अब तो
तुम शैतानी करने लगी हो। कहो तो खूंटे से बांधना शुरू कर दूं? अरे ना बेटा ना, मत बांध बेचारी को, अब तो इसकी एक टांग टूट गई है। अगले दिन से बकरी निराश होकर बैठी रहती। एक दिन अचानक दोपहर के समय में बेल से आवाज आती है। क्या बात है बकरी, बहुत शांत बैठी हो, ये चोट कहाँ से लगवा ली? एक छोटा सा नन्हा सा तोता वहाँ आकर बकरी से बातें करने लगता है। बकरी उसे पूरी बात बताती है। तब तोता उससे कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, चोट ही तो लगी है, कुछ दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। अभी तुम्हारे लिए खट्टे खट्टे मीठे मीठे अंगूर तोड़ कर लाता हूँ, आज से मेरी दोस्ती पक्की समझना। बकरी बहुत खुश हो जाती है। नन्हा तोता बड़ा सा गुच्छा अंगूरों का तोड़कर उसके लिए ले आता है। बकरी मजे से खाती है। तोता भी हर रोज वहाँ आने लगता है और दोनों मिलकर खाते हैं। इस तरह से उनकी दोस्ती हो जाती है। हमें मुसीबत के समय अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। जोधपुर के गांव में विपिन अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। तभी उसका दोस्त वेंकट दौड़ता हुआ वहां पर आया और चिल्लाने लगा, अरे यार विपिन, तुम्हारे घर को बैंक वाले जब्त करने के लिए आए हैं। तुम्हारे पापा ने कुछ कर्जा लिया लेकिन उसको समय पर चुकाया नहीं, इसीलिए बैंक वाले कुछ गुंडों के साथ आकर घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। जल्दी आओ, चलो चलो। अरे यार, ये तो मेरे पापा मुझे भी नहीं बोला, चलो चलो जल्दी चलो। जब विपिन और वेंकट वहां पर पहुंचा, बैंक ऑफिसर सामान को बाहर फेंक दिया। जब विपिन उनको रोका तो बैंक ऑफिसर ने ऐसा बोला, क्यों रे, अभी शर्मिंदा हो रही है क्या? जब कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा ना, पेड़ के जितना हुआ है। लेकिन अपने बूढ़े बाप का कर्जा नहीं चुका सकते क्या? सर, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। ऐसा बोलते ही बैंक वाले चले गए। विपिन अपने पापा से बात कर रहा होता है, तभी एक कौवा आकर एक खत को विपिन के सामने फेंक कर चली जाती है। अरे, ये तो मेरे दादाजी का खत है, उनको गुजर के बहुत साल हो गए। इस पे कुछ लिखा है, पिताजी, घने जंगल के अंदर एक नदी पार करके जाओ तो तुम्हें एक जादुई मछली का पेड़ मिलेगा। पिताजी, ये देखो, उसका नक्शा भी है यहाँ पर। चलो यार वेंकट, तुम मेरे साथ चलो, हम वहाँ जाएंगे और उस जादुई मछली के पेट से मछली निकालकर पैसे कमाएंगे। पागल तो नहीं हुआ? पेड़ में से मछली और ये खत में जो लिखा है तुम उसे विश्वास कर रहे हो? क्या करूं यार वेंकट, मेरे पास अभी तरकीब कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ। ऐसा दोनों दोस्त घने जंगल में चले जाते हैं। नदी पार करने के बाद उनको एक बड़ा विशाल सांप नजर आती है। तभी सांप ने पूछा, आप दोनों हट्टे कट्टे हो, बोलो आप में से कौन मेरा भोजन बनेगा? मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वेंकट ने बोला, अरे यार, मैं तेरे साथ आकर किधर फंस गया रे? तुरंत विपिन ने बोला, साहब जी, मुझे बस एक जादुई मछली का पेड़ की तलाश है, एक बार वो मिल जाए मैं आकर आपका भोजन बनूंगा, बस अभी के लिए हमको छोड़ दो। इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? साहब जी, आप एक काम कीजिए, वेंकट को वह पेड़ दिखा दीजिए, मैं आपका भोजन अभी बन जाऊंगा, आप मुझे खा सकते हैं। सभी लोग मेरे बात सुनकर ही भाग जाते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो यहाँ पर है। लगता है तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। वो देखो, जादुई मछली का पेड़, जितना भी मछली चाहिए लेके जाओ। सांप ऐसा बोलते ही वहाँ पर एक जादू पेड़ मछलियों से भरा हुआ प्रत्यक्ष हो जाता है और सांप गायब हो जाती है। तभी विपिन और वेंकट सारे मछलियों को लेकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा ही 1 महीने के अंदर विपिन बैंक का सारा कर्जा भी चुका देता है
और अपने बुजुर्गों का घर को बचा लेता है। चंदा की एक बहुत ही अच्छी आदत थी। वो जहाँ से पानी भरती थी उसके आसपास के बड़े बड़े पेड़ पौधों पर पहले पानी डालती, उसके बाद अपनी मटकी लेकर घर जाती। ये उसकी रोज की दिनचर्या का काम था। आसपास के बड़े बड़े वृक्ष हमेशा उसका इंतजार करते। चंदा आती ही होगी, आज बहुत प्यास लगी है, जल्दी आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, ये लड़की पूरे गांव में सबसे अच्छी है, हमेशा हर रोज हमें आकर यहाँ पर पानी देती है। कितने दिन हुए बरसात भी नहीं हुई, अगर चंदा ना होती तो हम सूख जाते। ठीक कहा तुमने। सभी पेड़ चंदा का इंतजार करते हैं। चंदा को देखकर हर पेड़ खुश हो जाता है। आ गई मैं। आज जरा खाना बनाने में देरी हो गई, इसीलिए अभी तुम सबको जल्दी से पानी दे देती हूँ। अरे अरे, बहुत गर्मी है। चंदा नदी से पानी भरती है और एक एक घड़ा हर पेड़ पर डाल देती है। हर पेड़ लहराने लगता है, खुशी से झूमने लगता है। अरे अरे अरे, देखो कैसे लहरा रहे हो, तुम्हारी तो खुशी का ठिकाना नहीं आम पेड़। क्यों ना हो, इतनी प्यास लगी थी और तुम आ गई। एक बहुत ही प्यार भरा रिश्ता चंदा का पेड़ों के साथ बन गया था। एक दिन वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदा, तुम रोती क्यों हो? बात क्या है? चंदा सारी बात पेड़ों को बताती है। अब वो पेड़ों की भाषा समझती थी। मैं चली जाऊंगी, बाबूजी ने मेरे दूसरे गांव में शादी तय कर दी है। तुम सबकी बहुत याद आएगी। कौन तुम्हें पानी देगा? मुझे बहुत दुख हो रहा है और पिताजी के पास शादी के लिए पैसे भी नहीं है। वो हमारी दोनों बकरियां और गाय को बेच रहे हैं। उन पर इतना बोझ आ गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चंदा की बातें सुनकर आम का पेड़ और बाकी पेड़ फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी आम का पेड़ कहता है, चंदा ने इतने सालों तक हमारी सेवा की है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है तो कोई ना कोई पानी पिला ही देगा। आम के पेड़ को वरदान था कि वो जब चाहता अपने आम को सोने का करके किसी को भी भेंट कर सकता था। जहाँ पर चंदा रो रही थी, उसकी झोली में आम का पेड़ सोने के आम डाल देता है। चंदा हैरान रह जाती है। अरे, सोने के आम ये कहाँ से आए? आम के पेड़, क्या ये तुमने मुझे दिए हैं? पेड़ शाखाओं को हिलाकर जवाब देता है, हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। इसे ले जाओ और अपने पिताजी को दे दो। किसी भी पालतू जानवर को बेचने की जरूरत नहीं। और हमारा क्या है, तुम अपनी सहेली गोपी को कहना, वो हमें पानी दे दिया करेगी। चंदा बहुत खुश हो जाती है। सभी पेड़ों को गले लगाकर वो अपने घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों में चंदा की धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर उसकी सहेली गोपी रोज आकर पेड़ों को पानी देती है। बरसातों के दिन थे। कबूतर के बच्चे होने वाले थे। कबूतर ने अपने पेड़ पर ध्यान दिया। उसे लगा कि उसका पेड़ इन बरसातों में टूट जाएगा। उसे घर बदल लेना चाहिए, इससे पहले कि उसके अंडे बाहर आ जाएं। कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है, देखो, मैं सोच रहा हूँ हमें पेड़ बदल लेना चाहिए। चलो एक नए पेड़ की तलाश करें। इन बरसातों में जरूर हमारा ये पुराना घर टूट सकता है। आप ठीक कहते हैं, चलिए। दोनों कबूतर और कबूतरी नए पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग का पेड़ नजर आता है। कबूतरी कबूतर से कहती है, इस पेड़ को देखकर तो मैं आकर्षित हो गई हूँ। क्यों ना हम यहीं पर अपना घर बना लें? मगर मुझे तो ये कोई जादुई पेड़ मालूम होता है। इस तरह के सुनहरे पत्ते मैंने आज तक नहीं देखे। क्या कहा? जादुई पेड़? क्या सच में जादुई पेड़ भी होते हैं? हाँ हाँ, होते हैं। अरे नहीं होते, चलो ना यहीं घर बना लेते हैं।
कबूतरी के बहुत जिद करने पर दोनों वहीं पर घर बना लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके अंडे हो जाते हैं, लेकिन अंडे जहाँ होते हैं वहीं चिपक जाते हैं, वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेते। इस बात का शक अब कबूतरी को होने लगता है कि सच में वो पेड़ जादुई है। वो कबूतर से कहती है, कितने हफ्ते हो गए हमारे अंडों को निकले, मगर हमारे अंडे जरा से हिलते भी नहीं। मुझे तो शक है तुम्हारी बात सच है, ये पेड़ जादुई है। क्या कहा? अब दोनों बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। रोने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या कौन बोला? हाँ, मैं जादुई हूँ और मैं ऐसे ही जादुई नहीं हुआ। जादुई तो देखने से लगता हूँ, असल में मैं श्रापित हूँ। आज तुम दोनों के यहाँ होने से मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। तुम्हारे अंडे मुझसे चिपक नहीं गए हैं। ये तो मुझे मेरे इस श्राप से मुक्त कराने में मदद कर रहे हैं। कल सुबह मैं अपनी पुरानी अवस्था में आ जाऊंगा और तुम्हारे अंडों से चूजे निकल आएंगे। सच में? हाँ, मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। ठीक है, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। कबूतर और कबूतरी पूरी रात सोते नहीं, अगली सुबह का इंतजार करते हैं और सुबह होते ही पहली किरण पड़ते ही चूजे बाहर आ जाते हैं और पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है। आलू, कचालू और चॉकलेट का पेड़। एक दिन आलू और कचालू सैर पर निकले। रास्ते में उन्हें एक ऐसा पत्थर मिला जो देखने में एकदम आलू की तरह था। कचालू ने कहा, अरे अरे आलू, देखो, देखने में ये पत्थर एकदम तुम्हारी तरह लग रहा है। ऐसा लगता है ये सच का आलू है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसे हाथ में लेकर देखूं? देखते हैं। आलू उस पत्थर को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पत्थर इतना भारी था कि उससे उठता ही नहीं। तब दोनों मिलकर, आलू और कचालू मिलकर उसे उठाने लगते हैं। उठा के जैसे ही वो उस पत्थर को पलटते हैं, अचानक वहाँ से एक बड़ा सा पेड़ निकल आता है। ये क्या? अरे ये तो पेड़ है। देखो देखो, इस पे चॉकलेट लगी हुई है। चॉकलेट? दोनों हैरान रह जाते हैं। वो पेड़ कोई मामूली आम पेड़ नहीं था। उसके ऊपर तरह तरह की टॉफियां, लॉलीपॉप और चॉकलेट लगी हुई थीं। तभी आलू को एक बात याद आती है और वो कचालू से कहता है, यार, मेरे मन में एक बात आई है। जानते हो, बचपन से मेरा एक सपना था, जैसे शहर और गांव के बच्चे वो बहुत सारी टॉफियां, चॉकलेट खाते हैं ना, काश हमें भी मिले और हमारे पास भी ऐसा पेड़ हो। मैंने सपने में कल ऐसा ही पेड़ देखा था। मुझे क्या मालूम था आज ये जादुई पेड़ हमें मिल जाएगा। क्या कहा? ऐसा है? कचालू बहुत हैरान रह जाता है। फिर आलू फिर से कचालू से कहता है, अब बाकी बातें छोड़ो, चलो चलकर टॉफी और चॉकलेट खाते हैं। आलू और कचालू उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और जी भर के चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट खा के वो थोड़ी सी चॉकलेट अपने दोस्तों के लिए ले लेते हैं। वो सब तो ठीक है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि इस चॉकलेट से हमारा पेट खराब हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अब नीचे उतर जाते हैं। आलू कचालू पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। एक थैले में अपनी चॉकलेट और टॉफियां डाल देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो पलटकर देखते हैं तो वहाँ पर जादुई पेड़ था ही नहीं। दोनों एकदम हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? कहाँ गया वो पेड़? दोनों ये चमत्कार देखकर हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे की शक्ल निहारते रह जाते हैं। तब आलू कचालू से कहता है, ये तो ठीक मेरे सपने की तरह गायब हो गया। अब तो जल्दी से घर चलो कचालू, डर लग रहा है। दोनों डर के मारे अपने घर जाते हैं और घर जाकर मजे से चॉकलेट खाते हैं।
प्याज की खेती। राघव हर साल अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ प्याज की खेती किया करता था। अक्सर वो इस बात का ध्यान रखता था कि बाजार में कौन सी सब्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अक्सर उसी सब्जी का वो खेती किया करता था। प्याज की हमेशा ही बाजार में अच्छी डिमांड रहती थी, इसीलिए वो ज़्यादातर प्याज ही बोता था। एक साल प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। राघव की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, बीज डालने का समय हो गया है। पूरे गांव ने बीज डाल भी दिए और आप अभी तक बाजार से बीज लेकर भी नहीं आए हो। बात क्या है? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो। आज वहीं जाने का मेरा प्रोग्राम है। मैं शहर जाकर बीज लेकर आता हूँ और उसी दुकान से लाऊंगा जहाँ से हमेशा से लाता हूँ। मुनाफा तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। राघव शहर उसी दुकान पर जाता है जहाँ से वो हर साल बीज लेकर आया करता था, लेकिन इस साल वो दुकान बंद थी। आस-पास पूछने के बाद पता चलता है कि अब वो दुकान घाटे में जा रही थी, इसीलिए हमेशा के लिए बंद हो गई। राघव को किसी और दुकानदार और उसके बीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। राघव खाली हाथ घर लौट आता है। उसकी पत्नी ये सारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। ये आपने क्या किया? एक दुकान बंद हो गई तो क्या हुआ? अरे किसी और दुकान से ले लेते। सारी दुनिया एक ही दुकान से हमेशा ही थोड़ी ना बीज लेती है। अब क्या बोओगे, क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ कल ही जाओ और जाकर बीज लेकर आओ। अगले दिन राघव नई नई दुकानों पर जाकर बीज के लिए बात करता है, मगर कहीं भी उसे प्याज के बीज नहीं मिलते। पूरे बाजार में प्याज के बीज खत्म हो चुके थे। यही बात जब वो घर में पत्नी को आकर बताता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या करेंगे? मुनाफा तो छोड़िए, खेती करना ही मुश्किल है बिना बीज के तो। राघव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं जानता था तुम यही कहोगी, लेकिन इस बार मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? राघव घर में पड़ा हुआ एक पुराना संदूक खोलता है और उसमें से कुछ बीज निकालता है। अपनी पत्नी को दिखाते हुए राघव कहता है, ये बीज देख रही हो? ये मरते हुए माँ ने मुझे दिए थे। ये कोई आम बीज नहीं है, ये बहुत अच्छी फसल के बीज हैं। माँ ने कहा था, कभी किसी मौसम में अगर ऐसा हो कि बीज न मिले तो इन बीजों को खेतों में डालकर गुजारा कर लेना। माँ तो माँ होती है ना। देख, मेरे पास बीज हैं। इस बार तो फसल ऐसी होगी कि पूरे गांव के पास ऐसी प्याज न मिलेगी। हाँ, ये तो आपने सच में कमाल की बात कर दी। अगले ही दिन राघव अपनी पत्नी के साथ खेतों में बीज डाल देता है। खेतों में बीज डालने के बाद एक अजीब चीज होती है। एक एक प्याज का साइज इतना बड़ा होता है कि हर कोई दूर दूर से उसके खेत देखने आता है। एक एक प्याज 5-5 किलो का था। न केवल राघव का प्याज दूर देश तक जाता है, बल्कि उसे इस बात का बहुत मुनाफा भी होता है। कभी कभी नुकसान के पीछे भी कोई फायदा होता है। बस हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। जोजो किड्स। आलसी तितलियां। 2 तितलियां एक साथ एक बाग में रहती थीं। बाग के पास ही एक छोटा सा पेड़ था। उसी के पास दोनों रहती थीं, मगर दोनों बहुत ही आलसी थीं। सर्दियों के दिन थे, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो सोना तितली ने मोना तितली से कहा, सुनो मोना, बहुत ठंड है, तुम ही बाहर से 2-4 फूल तोड़ कर ले आओ। मेरा दिल नहीं कर रहा है बाहर निकलने का। जाओ बाहर और कुछ फूल ले आओ। मैं क्यों लेकर आऊँ? तुम्हें भी तो भोजन करना है। तुम चली जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मेरा तो जाने का जरा भी दिल नहीं और मुझे भूख भी नहीं लगी। दोनों की दोनों एक दूसरे को काम के लिए कहती रहीं, मगर दोनों उठकर बाहर जाने को तैयार ही नहीं थी। अचानक बहुत तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। तितलियां ठंड से कांपने लगी। अब बहुत
ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। जल्दी कुछ करो, नहीं तो हवा अंदर तक आएगी और हम मर जाएंगे। तुम उठ जाओ, तुम ही कुछ इंतजाम कर लो। इतनी ठंडी हवा है, अगर मैं बाहर गई तो मर जाऊंगी। और ठंडी हवाएं अंदर आती रही। ठंड से दोनों तितलियां कांपती रहीं, मगर अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। हाँ भगवान, अब तुम ही कुछ करो, बहुत ठंड है। दोनों तितलियां भगवान से मदद मांगने लगी, मगर उठी ही नहीं। इसी कारण तेज हवाएं बढ़ती गईं और दोनों मर गईं। अपने आलस के कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हमें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए। चालाक बाज। एक घने जंगल में बरगद के पेड़ पर बाज अपने घोंसले में रहता था। वो बहुत शैतान था। बाज सभी जानवरों के बच्चों को उठाकर अपने घोंसले में लाकर खा लेता। कभी वह पक्षियों के बच्चों को लाता तो कभी जानवरों के। सभी जानवरों और पक्षियों को अपने बच्चों की बहुत चिंता थी। एक दिन एक लोमड़ी, जो इस बात से अनजान थी, अपने बच्चों के साथ उसी पेड़ के नीचे बनी एक गुफा में रहने आई, जहां वो शैतान बाज रहता था। अगली सुबह लोमड़ी अपनी गुफा से निकलकर बच्चों के लिए भोजन ढूंढने गई। जैसे ही वह वहां से चली गई, बाज गुफा में घुसकर लोमड़ी के बच्चों को उठाकर अपने घोंसले में ले आया। जब लोमड़ी लौटी तो उसने अपने बच्चों को ना पाकर उन्हें ढूंढना शुरू किया। मेरे बच्चे कहाँ गए? मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? लोमड़ी ने अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढना शुरू किया। तभी एक उड़ते हुए तोते ने लोमड़ी से कहा, तुम्हारे बच्चों को बाज ले गया है, जाओ अभी जाओ, नहीं तो वो उन्हें खा लेगा। क्या कहा? बाज? हे बाज, मुझे मेरे बच्चों को लौटा दो। ये अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें मत खाओ, इन्हें लौटा दो। बाज जानता था कि लोमड़ी उसके घोंसले तक नहीं पहुंच सकती। नहीं, मुझे बस इन्हें ही खाना है। आज मेरे पास खाने के लिए और कुछ नहीं है। बाज ने लोमड़ी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोमड़ी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। लोमड़ी ने एक उपाय निकाला। लोमड़ी पास बने मंदिर से जलती हुई लकड़ी को लेकर आई और बाज को डराने लगी। अगर तुमने मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा तो मैं इस पेड़ को आग लगा दूंगी। धुएं से तुम भी मर जाओगे और इस आग में तुम भी मर जाओगे। अगर तुमने मेरे बच्चों को खाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आग की गर्मी और धुएं से बाज बहुत डर गया और उसने लोमड़ी के बच्चों को लौटा दिया। लोमड़ी के छोटे छोटे बच्चे माँ के पास दौड़ते हुए आए। लोमड़ी को पाकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। लोमड़ी ने अपनी समझदारी से अपने बच्चों की जान बचाई। मछली और मोर। नदी के किनारे एक सुंदर सा मोर रहता था, जो नदी में रहने वाली सोना मछली का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों पूरा दिन साथ में रहते। मोर रोज मछली से मिलने आया करता था। एक दिन मोर ने देखा कि एक मछुआरा बहुत सी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी दोस्त सोना अभी आती ही होगी मुझे मिलने। आज तो उसे ये मछुआरा कहीं अपने साथ ही ना ले जाए। मुझे कुछ करना चाहिए। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी उसने पास ही खेल रहे चूहे से मदद मांगी। चूहे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने अगर मेरी मदद की तो आज मैं अपनी दोस्त और नदी की काफी मछलियों की मदद कर पाऊंगा और उनकी जान बचा पाऊंगा। पर मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं बताता हूँ। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और चल पड़े नदी की ओर। बस कुछ ही देर में मछलियाँ मेरे कांटे में फंस जाएंगी और फिर मैं आज खाने में मछली
ही पकड़ कर खाऊंगा। मजा आ जाएगा। इस नदी में तो बहुत सी मछलियां हैं। तभी मछुआरे ने देखा कि एक मोर जो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत तरीके से नाच रहा है। मछुआरे का पूरा ध्यान कांटे से हटकर मोर पर चला गया। अरे इतना सुंदर मोर, मैंने कभी पहले मोर नहीं देखा। यह तो नाच रहा है। वाह, मजा आ गया। इसी बात का फायदा उठाकर एक चूहा मछुआरे के कपड़ों में घुस गया और दूसरे ने जोर से मछुआरे के जाल को काटना शुरू किया। अरे अरे, ये क्या, मेरे कपड़ों में क्या है? अरे बचाओ। अरे अरे, ये चूहा कहाँ से आया? अरे भागो। चूहे के काटते ही मछुआरे के हाथ से जाल छूट गया और वो दुम दबाकर जंगल से भाग गया। चूहा और मोर सोना मछली की जान बचाने में कामयाब रहे और इस तरह अब सिर्फ सोना मछली और मोर ही नहीं, चूहा भी उनका अच्छा मित्र बन चुका था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मोर ने अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए चूहे का शुक्रिया अदा किया। शैतान कौवे। एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे एक साथ रहते थे। वे किसी को भी अपने पेड़ पर आने ही नहीं देते थे। कौवे बहुत शैतान थे, हमेशा अपनी मस्ती में ही लगे रहते। एक दिन जंगल में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। बरसात का मौसम था और जोर की आंधी चल पड़ी। कुछ ही देर में जोर की हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर में एक चिड़िया आई और उसने कौवे से कहा, भाई कौवे, बरसात होने वाली है, मुझे भी थोड़ी देर अपने पेड़ पर शरण दे दो। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊँ? मौसम ठीक होते ही चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। हमारे पेड़ पर हम पहले ही बहुत सारे कौवे हैं और हमारे बीच में तुम्हारा क्या काम? हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई और पक्षी हमारे पेड़ पर आए। तुम आगे जाओ, कोई और पेड़ मिल जाएगा और अगर यहाँ जबरदस्ती आई तो मैं तुम्हें भगा दूंगा, समझी? चिड़िया समझ गई कि कौवा बहुत घमंडी है। बेचारी चिड़िया आगे उड़ती गई और इसे एक छोटा सा पेड़ मिला, मगर उस पेड़ के अंदर बहुत गहरी एक जगह थी जहाँ जाकर वह छिप गई। कुछ ही देर में जोर की बरसात होने लगी और बरसात के कारण सभी पेड़ इधर उधर गिरने लगे। चिड़िया का पेड़ बहुत छोटा सा था मगर मजबूत था, इसी कारण वह पेड़ नहीं गिरा। पूरी रात बरसात होती रही। जब सुबह हुई तो चिड़िया ने देखा कि सारे कौवे नीचे पड़े हुए थे, क्योंकि ओलों की मार के कारण सारे कौवे उस पेड़ से नीचे गिर गए थे। एक कौवे ने चिड़िया को देखा और बोला, तुम यहाँ पर थी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हमें देखो कितनी चोट आई है। आंधी और ओलों के कारण हमारा पेड़ गिर गया और हमें बहुत चोट आई है। भगवान ने मुझे सहारा दिया। भगवान के भरोसे ही मैं इस पेड़ पर रही, इसी कारण मैं आज भी जिंदा हूँ। मुझे तो एक खरोंच भी नहीं आई। तुमने तो मेरी मदद भी नहीं की, इसीलिए भगवान ने तुम्हें दंड दिया है। चिड़िया की बात सुनकर कौवे बहुत शर्मिंदा हुए। हमें माफ कर दो, आगे से हम भी बाकियों की मदद करेंगे। स्वच्छ हाथी। एक जंगल में हाथी रहता था। उसे साफ सफाई का बड़ा शौक था और खुद को भी हमेशा साफ रखता था। वह जिस भी जानवर को गंदा देखता उसे वहीं डांट लगा देता। हमेशा गंदे क्यों रहते हो? जाओ, स्वच्छ रहो, अपने आप को साफ सुथरा रखा करो। जानवरों को उसकी बातों का बहुत बुरा लगता। हाथी ने देखा कि उसका शरीर बुरी तरह गंदा हो चुका है। मैं कितना गंदा हो गया हूँ। आज सुबह ही तो नहाया था, मेरे हाथों और पैरों में कीचड़ लगा है। मुझे नदी पर जाकर दोबारा नहाना होगा। और हाथी नदी की ओर चल पड़ा। उसने देखा सारे जानवर कीचड़ से गंदे हो रखे थे, लेकिन वे सब मिलकर नदी में खेल भी रहे थे और नहा भी रहे थे। तभी मगरमच्छ ने हाथी को देखा और आवाज लगाई, हाथी जी आ जाओ, आप भी नदी में हमारे साथ नहाओ, बहुत मजा आएगा। नहीं, तुम सबके साथ मुझे नहीं नहाना, तुमने तो सारा पानी गंदा कर दिया।
अगर मैं तुम लोगों के साथ नहाया तो मैं और भी गंदा हो जाऊंगा। ठीक है, तुम कहीं और चले जाओ। हाथी वहाँ से आगे बढ़ा और दूसरे तालाब के पास पहुँचा। वहाँ मेंढक मछली अपने दोस्तों के साथ नहा रहे थे। क्या करूँ मैं? हर जगह नदी में, तालाब में सब जानवर एक साथ नहा रहे हैं। अब कोई और चारा नहीं, मुझे भी इनके साथ नहाना होगा। मैं और गंदा नहीं रह सकता। क्या मैं भी तालाब में नहाने आ सकता हूँ? हाथी ने मेंढक से कहा। हाँ हाँ हाथी जी आ जाओ, हमें अच्छा लगेगा। मैंने तुम सबको कितना बुरा कहा, फिर भी तुम मुझे अपने साथ बुला रहे हो। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अरे इस पानी में तो बहुत मजा आ रहा है। हाथी को सभी जानवरों के साथ तालाब में मजा आने लगा। अरे मैं तो ऐसा सोचता था कि बाहर रहने में ही भलाई है, मगर तुम लोगों के साथ नहाना बहुत दिलचस्प है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सबने हाथी का स्वागत बड़ी अच्छी तरह से किया। हाथी उनके साथ मजे से नहाया और दोबारा स्वच्छ हो गया। बूढ़ा कौवा और तितली। एक पेड़ पर एक बूढ़ा कौवा रहता था। कौवा दिन में अपने घोंसले में आराम से सोता। बूढ़ा होने के कारण कोई और पक्षी कौवे को परेशान नहीं करता था। मगर एक दिन तितली वहीं नजदीक पेड़ के पास आने लगी। वहाँ फूलों का एक बड़ा सा बागीचा था। तितली बहुत सुंदर गाना गाती थी, मगर बूढ़ा होने के कारण कौवे को तितली के गाने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। कौवे ने तितली को बहुत मना किया। सुनो तितली, तुम ये गाने मत गाया करो, मेरी नींद बहुत खराब हो जाती है और तुम्हारा इस तरह जोर जोर से चिल्लाना और गाना मुझे पसंद नहीं है। तो तुम कहीं और जाकर लेट जाओ। मुझे तो गाना बहुत पसंद है और यहाँ बागीचा है, फूलों के आसपास मंडराती हूँ और गाती हूँ। इसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कौवे के कई बार कहने पर भी तितली ने कभी उसकी बात नहीं मानी। एक दिन कौवे ने तितली को अपने घर बड़े प्यार से बुलाया। एक योजना बनाने के बाद। सुनो तितली, अब तो हम दोस्त हो गए। रोज तुम्हारा गाना सुनता हूँ। बूढ़ा हूँ इसीलिए कहीं जा भी नहीं सकता। आज मेरे पास बहुत भोजन है। आज तुम मेरे यहाँ दावत पे आ सकती हो। सच? ऐसा है? ठीक है, मैं तुम्हारे घर दावत पे जरूर आऊंगी। शाम को तितली कौवे के घर दावत पर पहुंची। तितली बहुत खुश हो गई। तभी कौवे ने उससे कहा, तुम्हारा स्वागत है। तुम जानती हो मैं बहुत बूढ़ा हूँ, कहीं नहीं जाता, इसीलिए तुम्हारे गाने से बहुत चिढ़ता था। मगर रोज रोज तुम्हारा गाना सुनता हूँ तो अब यही गाना बहुत अच्छा लगता है। तुम आज गाना नहीं गाकर सुनाओगी? मेरे घर आई हो, कुछ तो गाकर सुनाओ। तितली बहुत खुश हुई और गाना गुनगुनाने लगी। गाना गुनगुनाते गुनगुनाते जैसे ही तितली ने अपनी आंख बंद की, कौवे ने कहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे करीब आकर गाओ। तितली कौवे के करीब आकर गाने लगी और जैसे ही तितली ने गाते गाते अपनी आंखें बंद की, मौके का फायदा उठाकर कौवे ने उस पर झपट्टा मारा और उसे मार डाला। और इस तरह कौवे ने अपना बदला लिया तितली से। बूढ़ा होने के बाद भी बड़ी चालाकी से कौवे ने अपना